स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 20 ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में। नाउ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज का मतलब होता है विवाह से संबंधित अपराध। ये हमारा सेक्शन 493 टू 498 के बीच में आईपीसी के चैप्टर 20 में डिफाइंड है। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज की हम बात करें तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहला है हमारा मॉक मैरिज, देन बाइगैमी एंड देन अडल्ट्री एंड देन लास्ट वन वाज क्रिमिनल इलोपमेंट। मॉक मैरिज हमारा सेक्शन 493 एंड 496 के अंदर डिफाइंड है। बाइगैमी हमारा 494 495 के बीच में डिफाइंड है। अडल्ट्री सेक्शन 497 में डिफाइंड है एंड क्रिमिनल इलोपमेंट हमारे सेक्शन 498 के अंदर डिफाइंड है। नाउ अब हम बात करेंगे मॉक मैरिज के बारे में। मॉक मैरिज हमें पता है सेक्शन 493 एंड 496 के बीच में डिफाइंड है। मॉक मैरिज का हिंदी में मतलब होता है नकली विवाह। तो हम मॉक मैरिज का सबसे पहला सेक्शन 493 के बारे में जानेंगे। ये कहता है व्हेन अ मैन कॉजेज अ डेसिट टू वुमन हु इज नॉट हिज वाइफ बट मेक्स हर और कन्विंस हर टू बिलीव दैट शी इज हिज वाइफ एंड डज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम। सो सपोज कीजिए एक ए व्यक्ति है और एक बी वुमेन है। ए मैरिड है या अनमैरिड है, बी मैरिड है या अनमैरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को ये कन्विंस कराता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम ही मेरी वाइफ हो, और कन्विंस कराने के बाद जब ए बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने ऑफेंस किया है सेक्शन 493 के अंदर मॉक मैरिज का। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा वही कहता है सेक्शन 493 भी, कोहिबिशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसाइडफुली मतलब धोखा देना, इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक, जो अभी हमने एग्जांपल देखा कि ए जो बी को कन्विंस कर रहा है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ और तू ही मेरी वाइफ है, और ऐसा कन्विंस करने के बाद अगर ए सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बी के साथ तो कौन से सेक्शन में पनिशेबल है? वो सेक्शन 493 के तहत पनिशेबल है। पनिशमेंट क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years shall also be liable for fine। तो मतलब 10 साल तक की तो सजा होगी, उसके साथ फाइन भी लगेगा। नाउ मॉक मैरिज का जो हमारा सेकंड सेक्शन है सेक्शन 496, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वो कहता है द accused here knows that no valid marriage will be effected but still goes through some form of marriage dishonestly with a fraudulent intent। ना अब हमने 493 के अंदर क्या पढ़ा था? 493 के अंदर पढ़ा था कि जो एक्यूज होगा वो सिर्फ मेल होगा। इसके अंदर जो 496 का ऑफेंस है उसके अंदर जो एक्यूज है वो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। मेल ऑल अलोन भी एक्यूज्ड, फीमेल ऑल अलोन भी एक्यूज्ड, और मेल एंड फीमेल बोथ जॉइंटली भी कंसीडर्ड एज एक्यूज्ड। मतलब मेल अकेला भी एक्यूज्ड हो सकता है, फीमेल अकेली एक्यूज्ड हो सकती है, दोनों साथ एक्यूज्ड हो सकते हैं। और इसके अंदर भी वही सेम चीज है कि मेल हो सकता है शादीशुदा हो सकता है ना शादीशुदा हो, फीमेल भी हो सकता है शादीशुदा हो सकता है शादीशुदा ना हो। लेट अस सपोज एक ए व्यक्ति है जो मेल है एंड बी व्यक्ति है जो फीमेल है। उसके एक फादर हैं जिन्होंने क्लॉज रखा है कि बी अगर 22 ईयर्स की होती है एंड सो क्लॉज के अंडर बी किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी बी के नाम हो जाएगी। तो ऐसा सुनते ही बी एंड ए ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि दोनों जने क्या करेंगे? मॉक मैरिज करेंगे एंड प्रॉपर्टी को आपस में 60-40 के रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों लायबल होंगे मॉक मैरिज के सेक्शन 496 के अंदर। लेकिन सपोज कीजिए ये जो बी के फादर के क्लॉजेस थे उसके बारे में सिर्फ ए को पता होता और बी से बी के फादर की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ए मॉक मैरिज का प्लान करता बी के साथ, और ए शादीशुदा होते हुए भी बी के साथ मॉक मैरिज करता, तो ए कौन सा ऑफेंस कर रहा है? सेक्शन 496 के तहत ऑफेंस कर रहा है। नाउ सपोज कीजिए बी को ही अपने फादर के क्लॉजेस के बारे में पता होता, ए को उन क्लॉजेस के बारे में ना पता होता, और ऐसे में अगर बी ए के साथ मॉक मैरिज कर लेती तो बी ए के खिलाफ मॉक मैरिज सेक्शन 496 के तहत ऑफेंस कर रही है। तो इसका मतलब मेल ऑल अलोन, फीमेल ऑल अलोन या दोनों मिलके सेक्शन 496 के तहत ऑफेंस कर सकते हैं। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, जो हमने अभी पीछे समझा वही है हमारा सेक्शन 496। और अगर सेक्शन 496 के तहत कोई एक्यूज्ड पाया जाता है तो उसकी सजा कितनी होगी? उसकी सजा होगी 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। मतलब 7 साल तक की तो सजा होगी
उसके साथ फाइन भी लगेगा। अब 493 और 496 दोनों हमने पढ़ लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 493 के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ मेल ही एक्यूज्ड हो सकता है, 496 में हमने देखा मेल एंड फीमेल दोनों ही एक्यूज्ड हो सकते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है, 496 के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। वहीं सेक्शन 493 के अंदर सजा कितनी होगी, 10 साल एंड शेल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। वहीं सेक्शन 496 के अंदर मैक्सिमम सजा है 7 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। नाउ अब हम बाइगैमी जो सेकंड पॉइंट है हमारा चैप्टर 20 का, उसको देख लेते हैं। बाइगैमी हमारा सेक्शन 494 एंड 495 के बीच में डिफाइंड है, जिसका हिंदी में मतलब है द्विविवाह। अब ये कहता है कि जो सेकंड मैरिज है अगर वो फर्स्ट मैरिज के होते हुए होती है तो वो वॉइड है और इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। और अगर लड़का दूसरी शादी कर रहा है तो उस केस में वाइफ अलाइव होनी चाहिए, और अगर लड़की दूसरी शादी कर रही है तो उसमें हस्बैंड अलाइव होना चाहिए, तभी ये बाइगैमी के तहत ऑफेंस माना जाएगा। नाउ इन शॉर्ट, जब एक व्यक्ति एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसने क्या किया है, बाइगैमी किया है। या एक लड़की अपने हस्बैंड के होते हुए किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है तो उसने भी क्या किया है, सेम बाइगैमी किया है, और वो एक्यूज और वो एक्यूज्ड होगी जो पनिशेबल होगा सेक्शन 494 या 495 के तहत। ना 494 क्या कहता है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब दोबारा शादी कर रही है या कर रहा है पहली शादी से वाइफ या हस्बैंड के होते हुए एंड वाइफ या हस्बैंड आर अलाइव, और हस्बैंड और वाइफ अपने फर्स्ट मैरिज के स्पाउस को बताकर शादी कर रहे हैं या अपने होने वाली या होने वाले स्पाउस को बताकर मैरिज कर रहे हैं कि ये हमारी सेकंड मैरिज है, ऐसे में 7 इयर्स की पनिशमेंट होगी, शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। नाउ 495 क्या कहता है, 495 कहता है सेम ऑफेंस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। सेम चीज है, एक लड़का या एक लड़की दूसरी शादी करती है या करता है पहली शादी के होते हुए तो वो 495 एंड 494 के तहत ऑफेंस कर रही है या कर रहा है। तो यहाँ पे 494 एंड 495 तो दोनों सेम हो गए, तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या रहा, सिर्फ दो चीज का डिफरेंस है, एक तो पनिशमेंट और दूसरी चीज है कंसेंट। पहले सेक्शन 494 के अंदर हस्बैंड जब शादी कर रहा है दूसरी तो वो अपनी वाइफ से कंसेंट ले रहा है कि मैं शादी कर रहा हूँ दूसरी, क्या तुम कंसेंट दे रही हो। वाइफ अगर कंसेंट दे रही है तो भी 494 के तहत वो लायबल होगा और उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है और उसके साथ फाइन भी लगेगा। लेकिन 495 के अंदर वो ना वाइफ को बता रहा है, ना जो होने वाली उसकी बीवी होगी जो वॉइड है, ना उसको बता रहा है, दोनों को धोखे में रख रहा है। तो ऐसा अगर वो कर रहा है तो सेक्शन 495 के तहत वो 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा और उसके साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। नाउ बाइगैमी इज ओनली ऑफेंस इन इंडियन पिनल कोड जिसके अंदर हिंदू के लिए अलग कॉन्सेप्ट है एंड मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन इन सब पे अलग बाइगैमी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और मुस्लिम मेल्स पे अलग बाइगैमी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब हिंदू में कौन कौन, हिंदू में सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे हिंदू के अंदर आते हैं। तो बाइगैमी दो हिंदुओं के बीच में कब वाइड होगी, जब पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई हो और मैरिज के बाद दूसरी शादी जब हो रही है तो उस वक्त जो दूसरा स्पाउस है वो लिविंग होना चाहिए, मतलब जिंदा होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट पर्सन शुड नॉट डू सेकंड मैरिज एंड इफ हैपेंड देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसकी वो दूसरी शादी ऑटोमेटिकली वॉइड घोषित हो जाएगी, और अगर वो दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि उसको 495 ऑफ आईपीसी के तहत सजा मिलेगी। अब मुस्लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मुस्लिम के ऊपर कब बाइगैमी अप्लाई होता है। अब जो मुस्लिम लॉ है वो अलाउ करता है मुस्लिम्स को पॉलीगैमी के लिए। मुस्लिम्स में कौन, सिर्फ मेल, लेकिन फीमेल्स को सिर्फ मोनोगैमी करने की इजाजत देता है। सो अ मुस्लिम मेल मैरिंग अ 5th वाइफ ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ 4 फीमेल मैरिज एंड मुस्लिम वाइफ मैरिंग ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एन अर्लियर मैरिज आर पनिशेबल अंडर 494 एंड 495। मतलब अगर एक मुस्लिम मेल है उसने 4 शादी करी और चारों शादियों की जो फीमेल्स हैं यानी वाइफ हैं वो जिंदा हैं, उसके बावजूद अगर वो मुस्लिम मेल 5वीं शादी करता है तो वो तुरंत सेक्शन 494 एंड 495 के तहत
एक्यूज्ड मान लिया जाएगा। वहीं अगर मुस्लिम फीमेल अगर पहली शादी करती है और उसके बाद अगर वो दूसरी शादी करती है तो वो एक्यूज्ड मान ली जाएगी, बट उसके लिए पहली शादी से जो उसका हस्बैंड है वो जिंदा होना जरूरी है। अब इसका एक बहुत अच्छा केस लॉ है, एस राधिका समीना केस। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर कहते हैं कि इफ अ मुस्लिम मैन मैरीज अंडर अ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 he would be guilty of bigamy under section 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। नाउ तो सपोज कीजिए एक मुस्लिम मेल है और एक क्रिश्चियन फीमेल है। इस मुस्लिम मेल ने इस क्रिश्चियन फीमेल से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पहली शादी करी। इसके जिंदा रहते हुए इस व्यक्ति ने दूसरी लड़की से शादी कर दी, तो जो इसने दूसरी लड़की से शादी करी है वो वॉइड मानी जाएगी और ये बाइगैमी के तहत सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के अंडर ये पनिशेबल होगा। ना हम अडल्ट्री की बात करते हैं। अडल्ट्री हमारा 497 के अंदर डिफाइंड है, जिसका मतलब है व्यभिचार। इस पूरे डायग्राम से समझ आ रहा है अडल्ट्री एक्चुअली है क्या। ये ए है, ये बी है और ये व्यक्ति सी है। ए और बी के बीच में शादी हुई, इस बी ने इस सी के साथ अपनी कंसर्न से सेक्सुअल रिलेशन बनाया, तो ये जो सी व्यक्ति है इसने इस व्यक्ति के खिलाफ अडल्ट्री किया है। और यहाँ पे जो गलती मानी जाएगी, जो एक्यूज्ड माना जाएगा, वो सिर्फ सी को माना जाएगा। बी को ना ही एक्यूज्ड माना जाएगा, ना ही एज एन अबैटर चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे बी ने ना ही ए से तलाक लिया है, ना ही सी से शादी करी है। अगर बी ने सी से शादी कर ली होती तो बी सेक्शन 494 या 495 ऑफ बाइगैमी के तहत एक्यूज्ड मान ली जाती। लेकिन इस अडल्ट्री से ए व्यक्ति जो है उसको बी के खिलाफ डाइवोर्स लेने का एक मजबूत ग्राउंड मिल जाएगा। Whoever sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। जो हमने पीछे समझा, एक लड़का है बी के साथ शादी करता है, बी सी के साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, दोनों की आपसी सहमति है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और दोनों ये काम बिना एक की मर्जी के, बिना एक के बताए करते हैं। और ये जो आपसी सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, अगर ये रेप नहीं है तो ये दोनों कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं? अडल्ट्री का ऑफेंस कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है then they will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or both। ऐसा करने पे बी की तो कोई लायबिलिटी नहीं है, ये जो सी थर्ड पर्सन है इसी की लायबिलिटी बनेगी और इसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और इस ग्राउंड पे ए बी से तलाक भी ले सकता है। नाउ इसी अडल्ट्री के अंदर एक केस लॉ था यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इसके अंदर यूसुफ अब्दुल अजीज की बहुत दलीलें आई कि वाइफ को अगर आप एज एन ऑफेंडर नहीं मान रहे तो कम से कम एज एन अबैटर तो मान लो, क्योंकि वाइफ भी तो साथ दे रही है ना, वाइफ का भी तो कंसेंट है ना। अगर कंसेंट नहीं होता तो वो रेप हो जाता। अगर वाइफ का और थर्ड पर्सन दोनों का कंसेंट है सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो वाइफ को ऑफेंडर मानिए, और ऑफेंडर नहीं मानना तो कम से कम अबैटर तो मानिए और कुछ सजा तो दीजिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को न ऑफेंडर माना और उसको पनिशेबल भी नहीं माना एज एन अबैटर। उसके बाद दोबारा एक केस लॉ आता है डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट का। ये AIR 2012 का है, लेटेस्ट केस है। इसके अंदर दोबारा मांग उठाई गई कि कम से कम ऑफेंडर नहीं मान रहे हैं तो कम से कम अबैटर तो मान लीजिए और कुछ सजा तो दीजिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना डिसीजन दोहराते हुए कहा कि नहीं, हम उस लड़की को एज एन अबैटर भी पनिश नहीं कर सकते। अब थर्ड केस लॉ आता है श्रीमती सुमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये 1985 का केस लॉ है। इसके अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है थर्ड पर्सन यानी वाइफ के साथ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा कि वाइफ इस थर्ड पर्सन के ऊपर अडल्ट्री का केस क्यों नहीं कर सकती, ये तो सेक्शन 14 का वायलेशन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 497 डज नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में एक केस लॉ आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि 2018 का केस लॉ है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को ऑफेंस मानने से मना कर दिया। तो और इसमें कहा गया कि अब से अडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस बट इज ए गुड ग्राउंड फॉर गेटिंग अ डाइवोर्स। ये जो 497 है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर हटा दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी
लागू है, क्योंकि वहां पे आईपीसी नहीं आरबीसी लगता है, रणबीर पीनल कोड। यहाँ पे तो आईपीसी के तहत लड़के को ही सिर्फ 5 साल तक की सजा थी, या फाइन या दोनों, लड़की को कोई सजा नहीं थी। लेकिन JNK के आरबीसी में वाइफ को एज अ अबेटर माना गया है और वाइफ को भी 5 साल की सजा दी गई है। लेकिन क्योंकि अभी आर्टिकल 370 को हटा दिया है तो उसलिए आरबीसी भी हट जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी आईपीसी ही लगेगा, इंडियन पीनल कोड ही, और वहां पे भी अडल्ट्री को अब खत्म कर दिया जाएगा। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज का आखिरी टॉपिक है सेक्शन 498, इनेक्टिंग और टेकिंग अवे or detaining with criminal intent a married woman. Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man from that man or from any person having the care of her on behalf of that man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or fine or both. A व्यक्ति है, B है एंड C है। B एंड C ये दोनों शादीशुदा हैं, B वुमेन है, C हस्बैंड है। इस A के पास इनफ ग्राउंड है देखने के लिए, समझने के लिए कि ये जो B है ये C की वाइफ है। ऐसे में A B को या तो एंटाइस करता है या तो ले जाता है C के निगरानी से दूर विद द इंटेंशन टू डू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं है, सिर्फ लेके गया है विद द इंटेंशन टू डू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ए ने क्या किया है, कौन से सेक्शन के तहत ऑफेंस किया है, सेक्शन 498 के तहत ऑफेंस किया है, और उसको सजा कितनी होगी, या तो 2 साल तक की सजा होगी या तो फाइन होगा या दोनों हो सकता है। सो आई होप ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज चैप्टर 20 चारों पॉइंट्स है मॉक मैरिज, अडल्ट्री, बाइगैमी एंड क्रिमिनल इलॉपमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे।